बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनरी एडर्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम बाइनरी सबट्रैक्टर्स देखेंगे, कैसे हम बाइनरी सबट्रैक्टर्स को डिज़ाइन करते हैं। बाइनरी सबट्रैक्टर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है जो बाइनरी नंबर्स की सबट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जिस तरह हमने बाइनरी एडर्स में देखा था कि दो कॉमन टाइप्स है बाइनरी एडर्स के, हाफ एडर और फुल एडर, बिल्कुल उसी तरह बाइनरी सबट्रैक्टर की भी दो कॉमन टाइप्स है, half subtractor or full subtractor. Half subtractor is a combinational circuit that performs the subtraction of two bits. Half subtractor दो बिट्स की सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि फुल सबट्रैक्टर एक ऐसा कम्बिनेशनल सर्किट है that perform the subtraction of थ्री बिट्स। सो यही डिफरेंस है दोनों में। बाइनरी सबट्रैक्टर दो बिट्स को सब्ट्रैक्ट करता है, जबकि हाफ सबट्रैक्टर दो बिट्स की सब्ट्रैक्शन के लिए यूज किया जाता है, जबकि फुल सबट्रैक्टर तीन बिट्स की सब्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पहले हाफ सबट्रैक्टर को देखते हैं। A half subtractor accepts two bits on its inputs and produces two outputs, difference and borrow. अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम को भी देखें, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इनपुट्स है हमारे पास ए और बी, जबकि दो आउटपुट्स है डिफरेंस और बारो। सो एक तो इससे हमें ये भी क्लियर हो गया कि हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट्स और आउटपुट्स की तादाद कितनी होगी। दो इनपुट्स है, उनको हमने लेटर सिंबल असाइन कर दिए, लेट सपोज ए और बी, जबकि दो आउटपुट्स है डिफरेंस और बारो, उनको हमने लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए डी और बी ओ। सो हमारे पास हाफ सबट्रैक्टर में दो इनपुट्स आ गए, दो आउटपुट्स आ गए। इनपुट्स और आउटपुट्स डिफाइन हो गए कि कितने इनपुट्स है कितने आउटपुट्स है। अब आपको पता है कि डिज़ाइन प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रुथ टेबल डिराइव करने का। सो हम ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। यहाँ पर आप देखें दो इनपुट्स है ए और बी और दो आउटपुट्स है डिफरेंस और बी ओ बारो। सो दो इनपुट से हमारे पास चार पॉसिबल इनपुट कम्बिनेशन बनती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। डिफरेंस के लिए हम अब देखेंगे आउटपुट्स कॉलम फिल करते हैं डिफरेंस के लिए और बारो के लिए। जब हम 0 से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, दैट इज 0 माइनस 0, तो दोनों के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है। सो हम कह सकते हैं कि द डिफरेंस इज 0, और इस सब्ट्रैक्शन के लिए हमें किसी बारो की ज़रूरत नहीं चाहिए। सो बारो इज 0। फिर आप अगर 0 माइनस 1 करते हैं, तो पहली चीज़ 0 और 1 में डिफरेंस है 1 का, सो हम डिफरेंस लिख लेते हैं 1। नाउ जब हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम 0 के लिए कोई बारो ना लें। सो हम बारो भी लिख लेते हैं कि हमें बारो चाहिए, सो बारो इज आल्सो 1। नाउ 1 माइनस 0, 1 और 0 के बीच डिफरेंस कितना है, 1 का है, सो डिफरेंस इज 1। जब हम 1 से 0 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमें कोई बारो नहीं चाहिए होता, सो द बारो इज 0। देन 1 1 1 माइनस 1, 1 और 1 के बीच डिफरेंस इज 0, और 1 से 1 सब्ट्रैक्ट करते वक्त किसी बारो की ज़रूरत नहीं चाहिए, तो बारो इज आल्सो 0। सो ये हमारे पास ट्रुथ टेबल आ जाएगा हाफ सब्ट्रैक्टर का। नाउ ट्रुथ टेबल आने के बाद हमारा जो अगला स्टेप होता है डिज़ाइन प्रोसेस का, वो हमने आउटपुट फंक्शंस फाइंड करने हैं। सो अगर हम हाफ सब्ट्रैक्टर को देखें, हमारे पास दो आउटपुट्स है डिफरेंस और बारो। दो आउटपुट्स है, सो इट मीन्स कि हमें दो आउटपुट फंक्शंस चाहिए होंगे। एक आउटपुट फंक्शन चाहिए होगा डिफरेंस के लिए और दूसरा आउटपुट फंक्शन चाहिए होगा बारो के लिए। सो अगर हम एसओपी फॉर्म में लिखते हैं, तो हम आपको पता है कि हम देखते हैं कि कहाँ पर आउटपुट कॉलम में 1 आ रहा है। सो अगर हम डिफरेंस कॉलम को देखें, तो इन दो सिनारियोज में आउटपुट कॉलम 1 आ रहा है। इन दो इनपुट कम्बिनेशंस के अगेंस्ट आउटपुट इज 1। आउटपुट इज 1 जब इनपुट 0 हो और जब ए 0 हो और बी 1 हो, एंड सेकंड आउटपुट इज 1 व्हेन ए इज 1 एंड बी इज 0। सो हम इनकी अगर आउटपुट फंक्शन लिखे, तो हम लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट। अगेन अगर आप इस बूलियन फंक्शन को देखें, दिस इज द बूलियन फंक्शन फॉर एक्सक्लूसिव और, सो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और बी। फिर बारो के लिए हम आउटपुट फंक्शन लिखते हैं। बारो सिर्फ एक ही 1 है, एक ही इनपुट कम्बिनेशन के अगेंस्ट 1 आ रहा है, और वो इनपुट कम्बिनेशन है 0 1। सो अगर हम इनका मिन टर्म लिखें, तो बारो इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटू बी। सो ये हमारे पास दो आउटपुट फंक्शंस आ गए, डिफरेंस के लिए ए एक्सक्लूसिव और बी, और बारो के लिए ए कम्प्लीमेंट बी। आउटपुट फंक्शंस आने के बाद हम इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हैं। नाउ दिस इज द लॉजिक डायग्राम
फॉर हाफ सब्ट्रैक्टर। यहाँ पर आप देखें, जब हम ए और बी का एक्सक्लूसिव और लेंगे तो इट विल गिव अस द डिफरेंस, और जब हम ए को कंप्लीमेंट लेके उसको एंड करेंगे बी के साथ तो इट विल गिव अस द बारो। वेरीफाई करते हैं किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट। लेट सपोज हम चाहते हैं कि लेट सपोज इनपुट पे हमारे 1 हो, ए 1 हो और बी 0 हो। नाउ 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज 1, सो डिफरेंस 1 हो जाएगा। नाउ 1 कंप्लीमेंट होके 0 हो जाएगा। नाउ 0 एंड 0 इज 0, सो द बारो इज 0। सो 1 0 के लिए अगर हम इसको 1 0 दें तो ये हमें आउटपुट पे डिफरेंस 1 देगा और बारो 0 देगा। इसी तरह आप किसी भी कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट चेक कर लें तो आपको ट्रुथ टेबल के हिसाब से आपको ये आउटपुट्स देगा, ये वाला सर्किट। दिस इज द लॉजिक डायग्राम ऑफ हाफ सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर को देखते हैं। A full subtractor accepts 3 bits at its inputs and produces 2 outputs, difference and borrow। इस तरह हमने पहले भी देखा था कि हाफ सब्ट्रैक्टर और फुल सब्ट्रैक्टर में जो डिफरेंस है वो सिर्फ नंबर ऑफ इनपुट्स का है। हाफ सब्ट्रैक्टर में 2 इनपुट्स होते हैं जबकि फुल सब्ट्रैक्टर में 3 इनपुट्स होते हैं। अगर हम इसके ब्लॉक डायग्राम देखें फुल सब्ट्रैक्टर के तो आप देख सकते हो कि 3 इनपुट से हमारे पास ए, बी और सी, जबकि 2 ही आउटपुट्स है, डिफरेंस और बारो। हाफ सब्ट्रैक्टर में भी यही 2 आउटपुट्स होते हैं और फुल सब्ट्रैक्टर में भी 2 ही आउटपुट्स होते हैं। सो इनपुट्स हमारे पास 3 इनपुट्स आ गए, उनको हमने लेटर सिंबल्स असाइन कर दिए ए, बी और सी, जबकि 2 आउटपुट्स है, डिफरेंस और बारो। इनपुट्स और आउटपुट्स के बाद हम इसकी ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं। नाउ दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर फुल सब्ट्रैक्टर। आप देखें हमारे पास 5 कॉलम्स है, 3 कॉलम्स है इनपुट्स के लिए क्योंकि 3 इनपुट्स है, और 2 कॉलम्स है आउटपुट्स के लिए क्योंकि 2 ही आउटपुट्स है, डिफरेंस और बारो। 3 इनपुट्स है, सो 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है इनपुट्स की। सो हम 8 रोज बना लेते हैं, 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। ओके, अब देखते हैं कि इनको हम कैसे पॉपुलेट करते हैं। 0 माइनस 0, डिफरेंस इज 0। 0 से अगेन जब 0 माइनस करते हैं तो अगेन द डिफरेंस इज 0। सो 0 माइनस 0 के केस में डिफरेंस इज 0 और हमें कोई बारो नहीं चाहिए, सो द बारो इज आल्सो 0। ओके, सेकंड कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 0 माइनस 0, यहाँ पर तो 0 हो जाएगा डिफरेंस। सो देन 0 माइनस 1, 0 माइनस 1, इन दोनों के बीच डिफरेंस इज 1, और जब हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम बारो ना लें। सिमिलरली इस थर्ड कॉम्बिनेशन को देखते हैं। 0 1 0। नाउ 0 माइनस 1 माइनस 0, जब हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं पहली चीज दोनों के बीच डिफरेंस इज 1, सो हम D1 लिख लेते हैं, ठीक है। और जब हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हम तब तक सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जब तक हम बारो ना लें, सो बारो इज आल्सो 1। ओके, 0 माइनस 1। नाउ इस कॉम्बिनेशन को देखें। 0 माइनस 1, द डिफरेंस इज 1, इन दोनों बिट्स के बीच द डिफरेंस इज 1। फिर उस डिफरेंस 1 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस 0 हो जाता है, सो D इज 0। और जब हम 0 से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं हमें बारो चाहिए होता है, सो बारो इज 1। ओके, 1 माइनस 0, द डिफरेंस इज 1 और हमें कोई बारो नहीं चाहिए 1 माइनस 0 के लिए, सो बारो इज 0। ओके, 1 माइनस 0, द डिफरेंस इज 1 and then 1 minus 1, the difference becomes 0। और ये पूरी सब्ट्रैक्शन के लिए हमें कहीं पर बारो की जरूरत नहीं थी, so बारो is 0। ओके, 1 minus 1, the difference is 0 और हमें चूंकि कोई बारो नहीं चाहिए इस सब्ट्रैक्शन के लिए, so बारो is also 0। ओके, लास्ट कॉम्बिनेशन देखते हैं। 1 minus 1, डिफरेंस इज 0। फिर इसी डिफरेंस से जब हम अगेन 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 0 minus 1, so the difference is 1 और 0 minus 1 के केस में हमें बारो चाहिए होगा, so बारो is also 1। so ये हमारे पास इसकी पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशंस आ गई सारी, और उन इनपुट की कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट इसकी करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स आ गए। ओके, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनके आउटपुट फंक्शंस फाइंड करेंगे। 2 आउटपुट्स हैं, सो 2 आउटपुट फंक्शंस आएंगे। डिफरेंस के आउटपुट्स को अगर हम देखें तो अगेन जिस तरह फुल एडर के केस में था, यहाँ पर भी ऑड पैरिटी फॉलो हो रही है, सो हम करना ऑफ की बजाय
बूलियन अलजेब्रा से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में अगर हम डिफरेंस के लिए फंक्शन लिखें तो हमारे पास आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट c प्लस a कॉम्प्लीमेंट b c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b कॉम्प्लीमेंट c कॉम्प्लीमेंट प्लस a b c। तो ये हमारे पास इसका आउटपुट फंक्शन आ गया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम इस टर्म को और इस टर्म में से, इन दोनों टर्म में से अगर हम c कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस a b इंटू c। सिमिलरली अगर हम ये रिमेनिंग दो टर्म्स हैं, दिस टर्म एंड दिस टर्म, इन दोनों टर्म से अगर हम c कॉम्प्लीमेंट कॉमन लें तो हम लिख सकते हैं a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a इंटू b कॉम्प्लीमेंट इंटू c कॉम्प्लीमेंट। नाउ अगर हम इस टर्म को देखें, अगर हम इस टर्म को देखें, नाउ दिस इज द बूलियन फंक्शन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस ab इज द बूलियन फंक्शन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। सो हम लिख सकते हैं इसकी जगह a एक्सक्लूसिव और b होल कॉम्प्लीमेंट इंटू c। सिमिलरली अगर हम इस टर्म को देखें, a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a इंटू b कॉम्प्लीमेंट, दिस इज द बूलियन फंक्शन फॉर एक्सक्लूसिव और गेट। सो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं a एक्सक्लूसिव और b इंटू c कॉम्प्लीमेंट। नाउ इसकी जगह हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c। दिस इज द मिनिमाइज्ड बूलियन फंक्शन फॉर डिफरेंस। इसी तरीके से हम c आउट के लिए बूलियन फंक्शन लिख लेते हैं और उसको भी मिनिमाइज करते हैं। सो हमारे पास दो मिनिमाइज बूलियन फंक्शन आ जाएंगे, एक d के लिए और दूसरा बारो के लिए। डिफरेंस के लिए जो बूलियन फंक्शन है दैट इज a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, जबकि बारो के लिए जो बूलियन फंक्शन आ रहा है दैट इज a एक्सक्लूसिव और b होल कॉम्प्लीमेंट इनटू c प्लस a एक्सक्लूसिव और b। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हैं। नाउ दिस इज द लॉजिक डायग्राम फॉर फुल सबट्रैक्टर। आप देखें a एक्सक्लूसिव और b एक्सक्लूसिव और c, ये हमें देगा डिफरेंस। पहले हमने a और b का एक्सक्लूसिव और लिया और फिर उसका एक्सक्लूसिव और लिया c के साथ, तो इससे हमें मिल गया d। जबकि a एक्सक्लूसिव और b का कंप्लीमेंट लेके जब हम इसको एंड करेंगे c के साथ और फिर और करते हैं a कंप्लीमेंट b के साथ, दिस विल गिव अस द बारो। इसको आप वेरीफाई करें किसी भी इनपुट कॉम्बिनेशंस के अगेंस्ट, तो आपको वही ट्रुथ टेबल वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, कॉम्बिनेशनल सर्किट की एक और एग्जांपल देखते हैं। 3 chairs आर प्लेस्ड इन अ रो, ईच चेयर में बी ऑक्युपाइड 1 और एम्प्टी 0। डिजाइन अ कॉम्बिनेशनल सर्किट whose output f is 1 only when there are no adjacent empty chairs। तो पहली चीज डिजाइन प्रोसेस में होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझना। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, ये आप लोगों ने आदत बनानी है। हर चीज आप पूछ के नहीं करते हो कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हर कोई आपको बताएगा नहीं, या हर जिंदगी के हर मोड़ पे आपको कोई सजेस्ट करने वाला नहीं होगा। आपका अपना ब्रेन जो है ना इस काबिल होना चाहिए कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ सके और उसमें से फाइंड करे कि इसमें सॉल्व क्या करना है। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, प्रॉब्लम सोल्यूशन सेकंड स्टेप आता है। सबसे पहला स्टेप आता है प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई करना, कि आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अगर आपको कोई इशू प्रॉब्लम लगता ही नहीं है, तो आप उसका सोल्यूशन कभी फाइंड नहीं कर सकोगे। सो पहला स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। सो उसके लिए आप बार बार ये स्टेटमेंट्स पढ़ें कि स्टेटमेंट में लिखा क्या है, इसको समझें कि आपसे कहा क्या गया है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, पैरामीटर्स क्या है, फिर उस हिसाब से आप डिज़ाइन करते हो। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से इस तरीके से नहीं समझते, तो आपका डिज़ाइन बेशक आप कितनी भी मेहनत करके क्यों ना बनाए, ज़्यादा चांसेस ये है कि उसमें कोई ना कोई गलती होगी। सो अगेन हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। हमें कहा गया है 3 chairs आर प्लेस्ड इन अ रो, ईच चेयर में बी ऑक्युपाइड 1 और एम्प्टी 0। 3 चेयर्स पड़ी है
अगर इनमें से किसी चेयर के ऊपर कोई बैठा है तो उस चेयर के साथ जो सेंसर लगा हुआ है तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा, और अगर चेयर एम्प्टी है, कोई नहीं बैठा, तो वो 0 प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर सेंसर से 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हुआ है, कोई ऑक्युपाइड है वो चेयर, और अगर वो सेंसर हमें 0 देता है तो इसका मतलब ये है कि उस चेयर के ऊपर कोई नहीं बैठा, वो चेयर खाली है। सो 1 का मतलब होगा ऑक्युपाइड और 0 का मतलब होगा एम्प्टी। हमें कहा गया है कि आप एक ऐसा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करें जिसकी आउटपुट कहा गया है कि F ही है। सो आउटपुट F1 तब होगी जब कोई भी एडजेसेंट चेयर खाली ना हो। जब एडजेसेंट चेयर्स खाली ना हो, उसका मतलब ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा चेयर्स एक साथ एडजेसेंट खाली ना हो। सो ये हमारे पास आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इनपुट्स और आउटपुट्स डिटरमिन करते हैं। 3 चेयर्स है जिनके बेस पे हमने डिसीजन करना है कि क्या कोई एडजेसेंट चेयर खाली है कि नहीं है खाली। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 3 इनपुट्स है, उनको हम लेटर सिंबल से असाइन कर देते हैं A, B और C। ये 3 इनपुट्स बेसिकली उन 3 चेयर्स को इंडिकेट कर रही है। वो 3 चेयर्स ही हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट के लिए इनपुट्स है। उन चेयर के ऊपर अगर कोई बैठा होगा तो वो 1 प्रोड्यूस करेगा, अगर कोई नहीं बैठा एम्प्टी है तो वो 0 प्रोड्यूस करेंगे। सो 3 हमारे पास इनपुट्स आ गई A, B और C, और A की आउटपुट है जो क्वेश्चन में भी गिवन था F। सो A का आउटपुट है F, और आउटपुट F 1 की इक्वल तब होगा जब कोई भी एडजेसेंट चेयर एम्प्टी ना हो। सो हमारे पास इनपुट्स और आउटपुट्स आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ट्रुथ टेबल डिराइव करते हैं। 3 इनपुट्स है A, B और C, और एक आउटपुट है F। 3 इनपुट्स है तो इसका मतलब ये है कि 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती है 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक। सो अगर हम पहली कॉम्बिनेशन देखें 0 0 0, ना इसमें एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी है, A और B भी एम्प्टी है, B और C भी एम्प्टी है। सो आउटपुट F विल बी 0। आउटपुट F क्वेश्चन में गिवन था कि 1 की इक्वल तब होगा जब कोई भी एडजेसेंट चेयर एम्प्टी ना हो, जबकि यहाँ पर एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी है, सो F इज 0। दूसरी कॉम्बिनेशन को देखते हैं 0 0 1। अगेन यहाँ पर एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी है, A और B दोनों एम्प्टी है और दोनों एडजेसेंट है, सो आउटपुट F इज 0। तीसरी कॉम्बिनेशन देखते हैं 0 1 0। नाउ इस सिनारियो में कोई भी एडजेसेंट चेयर एम्प्टी नहीं है, A एम्प्टी है, C एम्प्टी है, लेकिन B ऑक्युपाइड है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन में कोई भी एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी नहीं है। तो जब एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, according to the problem, the output F will be 1. So F को हमने 1 लिख दिया। इस कॉम्बिनेशन को देखें 0 1 1। अगेन इस कॉम्बिनेशन में कोई भी एडजेसेंट चेयर एम्प्टी नहीं है, सो अगेन द F इज 1। इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं 1 0 0। 1 0 0 में ये एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी आ रहे हैं, सो एडजेसेंट चेयर्स एम्प्टी हैं, सो F इज 0। 1 0 1 के केस में देखते हैं कोई एडजेसेंट चेयर एम्प्टी नहीं है, सो F इज 1। 1 1 0 में भी कोई एडजेसेंट चेयर एम्प्टी नहीं है, सो F इज 1। 1 1 1 सिनारियो में भी कोई एडजेसेंट चेयर एम्प्टी नहीं है, सो F इज 1। सो ये हमारे पास आ गया ट्रुथ टेबल। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, आउटपुट फंक्शन फाइंड करेंगे। A की आउटपुट है F, सो A के हमारे पास आउटपुट फंक्शन आएगा। अगर हम इसकी आउटपुट फंक्शन लिखे, सो output F in terms of A, B, C is the summation of minterms 2, 3, 5, 6, 7. This one is 2, 0, 1, 0 is 2. This one is 3, 2, 3. This one is 5, 1, 0, 1 is 5. 1, 1, 0 is 6. 1, 1, 1 is 7. So ये हमारे पास आउटपुट फंक्शन आ गया 2, 3, 5, 6, 7. अब अगली स्टेप में क्या होगा, हम इस बूलियन फंक्शन को मिनिमाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ करनॉफ। 3 इनपुट्स है, सो हम 3 वेरिएबल मैप बनाते हैं। पहले मैपिंग करते हैं, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 5, 6, 7। 2, 3, 5, 6, 7 ये हमारे पास फंक्शन था। हम इन सेल्स में 1 लिख लेंगे। फिर जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो आप देख सकते हो कि एक ग्रुप हमारे पास बन रहा है 4 सेल्स का, जबकि दूसरा ग्रुप बन रहा है 2 सेल्स का। तो हमारे पास आ जाएंगे ग्रुपिंग के बाद हम इनके मिन टर्म्स फाइंड करते हैं। अगर हम 4 सेल वाले ग्रुप को देखें तो इस केस में A कंट्राडिक्टरी है और C कंट्राडिक्टरी है, ये रिप्रेजेंट होगा B से। जबकि जो दूसरा ग्रुप है 2 सेल्स वाला, ये रिप्रेजेंट होगा A से, B कंट्राडिक्टरी है,
ए इंटू सी से रिप्रेजेंट होगा। सो हमारे पास जो मिनिमाइज आउटपुट फंक्शन आएगी दैट विल बी एफ इज इक्वल टू बी प्लस ए सी। अब हम लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, इसकी लॉजिक डायग्राम ड्रा करते हैं। सो दिस विल बी द लॉजिक डायग्राम फॉर द बूलियन फंक्शन फॉर द प्रॉब्लम गिवन। दिस इज बी प्लस ए सी। सो इस तरीके से हम कोई भी कम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। याद हमने रखना है जो हमारे स्टेप्स है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट सबसे ज़रूरी स्टेप है प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना। मैं अगेन बार बार इस बात को दोहराता हूँ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना, ये आप लोगों की मेंटल कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम समझ सके। ये आप लोगों ने खुद रियलाइज़ करना है कि क्या इतनी है मेंटल कैपेसिटी, क्या आपको क्वेश्चन समझने में एक टीचर की या किसी और की हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन बगैर किसी की हेल्प के नहीं समझ रहे तो इसका मतलब ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी मेंटल कैलिबर बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उस पर प्रैक्टिस करें, कोशिश करें, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेके आए कि आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स खुद समझ सकें, बजाय इसके कि आप हर चीज़ दूसरों से पूछें। तो इस पर आप कोशिश कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। जब आपको असाइनमेंट्स के या क्विज़ेस के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके मुकाबले में वो बहुत इजी होते हैं। लेकिन यही इजी चीज़ें आप करके आप अपना मेंटल कैलिबर बढ़ाते हो तो फिर जाके आप प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी ना कितना भी मुश्किल प्रॉब्लम क्यों ना हो आप उसको फेस कर सकोगे। तो इस लेक्चर को आप देखें, इसमें कोई क्वेश्चन हैं उनको नोट डाउन कर लें, फिर हम उनको इंटरेक्टिव सेशन में डिस्कस करेंगे।